तुम्हें तो आईआईटी की पढ़ाई कराई थी, तुम्हें तो जेईई की पढ़ाई कराई थी और तुम्हें खाना बनाने में इंटरेस्ट आ गया है। मैं एक-एक गिफ्ट शॉप पे और हर चीज़ की शॉप्स पे जाके ओनर से ये पूछती थी कि सर मेरा ये सैंपल है, आप प्लीज़ टेस्ट करके बताएँगे क्या? आपकी बेटी चॉकलेट बनाती है, कुकिंग क्लास वास चलाती है क्या? ये कैसे काम है? हम ₹500 की क्लासेस चालू हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना, कर वही जो मन को भाए, वरना बाद में पछताए। इसी एक लाइन के ऊपर आधारित है मेरे जीवन की पूरी कहानी, जहाँ पर एक इंजीनियर लड़की एक शेफ़ बैकग्राउंड में आ जाती है और उसको पूरा समाज कहता है कि क्यों तुम एक बावर्ची की नौकरी करोगे? क्या तुम एक बावर्ची बनोगे? और इसमें क्या मज़ा है? खाना-वाना बनाना है तुम्हें? तुम्हें तो आईआईटी की पढ़ाई कराई थी, तुम्हें तो जेईई की पढ़ाई कराई थी और तुम्हें खाना बनाने में इंटरेस्ट आ गया है? तो इन सवालों के जवाब सिर्फ वही इंसान दे सकता है जो मन की सुनना जानता हो। मैं मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर से आती हूँ, जो कि आज क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसी शहर में जहाँ आज इतना एडवांसमेंट है, ये वही शहर था जहाँ पे ऐसे जॉब्स के लिए, ऐसे कामों के लिए उतना सम्मान नहीं था 2012 में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, जो कि एक एमबीए, डॉक्टर या इंजीनियर के लिए था। तो उस वक़्त बहुत मुश्किल हुई थी पापा को ये बताने में कि मुझे एक फूड इंस्ट्रक्टर या एक शेफ़ बनना है। क्योंकि मुझे तो पापा ने भेज दिया था इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, आईआईटी की कोचिंग्स में, कॉपी में आईआईटी की पढ़ाई तो चल रही है। लेकिन उन आईआईटी की किताबों के बीच में होती थी मेरी रेसिपी बुक, जो कि ना मेरे पापा को पता थी, जो ना मेरे सर को पता थी और जो ना ही मेरे आस-पास बैठे हुए दोस्तों को पता होती थी। इसी से स्टार्ट हुई थी मेरी जर्नी, जहाँ पर मेरे आस-पास बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स थे एक आईआईटी को क्रैक करने की दौड़ में, नंबर्स की दौड़ में। मैं इस दौड़ में थी कि इस रेसिपी को कंप्लीट कैसे करूँगी घर जाके। और इसी के साथ जब मेरा एडमिशन हुआ मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब वहाँ पे 1 साल बिताया मैंने और 1 साल में मैंने सबसे ज़्यादा यही सुना था कि 4 साल तक आपको ये करना है तो इतने लाख का पैकेज लग जाएगा, 4 साल तक आप ये नहीं करोगे तो इस रेस में पीछे रह जाओगे। तो शायद जो थ्री इडियट्स में बातें थी वो मैंने पहले ही सुन ली थी या वैसा कुछ मैं ऑलरेडी आई वाज़ गोइंग थ्रू इन माय लाइफ और इसी के चलते मैंने सेकंड ईयर में अपने डीन से जाके बात करी और मुझे लगता है वही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और वही एक इंसान थे जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया था। मुझे अगर इंजीनियरिंग को छोड़ के भी कोई पैशन परस्यू करना है तो उसमें मुझे कर लेना चाहिए क्योंकि सबके लिए एक ही जॉब, एक ही काम या एक ही चीज़ें नहीं बनी हुई है। जब मेरी मम्मी-पापा की शादी हुई थी मेरे पापा बीकॉम थे और मेरी मम्मी एमए पढ़ी हुई थी। तो जब शादी हुई उसके बाद पापा की कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था और पापा एक छोटे से साड़ी की दुकान चलाते थे और बहुत सारे बिज़नेसेस थे जो पापा ने स्विच करे। लेकिन उसी ड्यूरेशन में मम्मी की एक कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी लग गई थी और वो वहाँ पे कैशियर का काम करते थे और वो नौकरी मम्मी ने 9 साल करी। उस 9 साल में पापा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हमारा पूरा घर परिवार चला सकते। मम्मी की कभी इच्छा नहीं थी जॉब करने की, लेकिन मजबूरी थी कि उन्हें वो जॉब करनी थी। 9 साल उन्होंने वो जॉब करी और मैंने जो उस फ़ेज़ को देखा है, तब मुझे ये लगता है कि शायद वहीं से मुझे ये ख़्याल आया कि आप कितने ही सक्षम घर से आते हो या आप कितने ही मध्यम वर्ग या गरीब परिवार से भी आते हैं, आपकी फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, वो आप ही के हाथ में होती है। आप अगर सशक्त हैं, अगर आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप अपना पूरा परिवार चला सकती हैं। तब मैंने स्टार्ट किया खुद को एक्सप्लोर करना कि मेरा मन क्या चाहता है और तब लकीली एक बार ऐसा हुआ कि मैं पुणे गई। पुणे में मेरी मामी थी और मामी ने मुझे रैंडमली बोला कि यार चलो चलते हैं मैं एक चॉकलेट की क्लास जा रही हूँ, तू चलेगी क्या मेरे साथ में? मैंने बोला चलो मैं घर में फ्री बैठी हूँ, चलती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो तब पहली बार मैंने देखा था कि घर में चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। मैंने इंदौर में आके वापस से उन चॉकलेट्स को घर में बनाया और उस ड्यूरेशन में मैंने ये एक्सप्लोर करा, खुद को जाना कि ये एक वो चीज़ थी जिसमें कि मुझे कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था। जैसे मैंने बताया कि मैं जब आईआईटी की पढ़ाई में थी, तो दिमाग होता था इधर दूसरे डिस्ट्रैक्शन पे रेसिपीज़ में, लेकिन जब मैं वो काम कर रही थी जो मुझे पसंद था, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था और तब मैंने स्टार्ट किया चॉकलेट के ऑर्डर्स लेना। घर में पापा को नहीं बता सकती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कैसी चीज़ है चॉकलेट बना के बेचना, ये कौन-सा काम चालू कर दिया है। तो तब मुझे ये भी नहीं पता था कि पापा उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे मतलब मैंने उन्हें ये चीज़ बताई ही नहीं थी। अगर मैं स्कूटी से जाती ना तो पापा को वो मीटर पता पड़ जाता। तो मैं साइकिल पे मेरे जो चॉकलेट के सैंपल्स हैं उसको आगे साइकिल की कैरेट में रख के लेके जाती थी हमारे
इंदौर में एक जगह है विजयनगर से लेके सपना संगीता, 10 किलोमीटर का वो रन होता था और मैं एक-एक गिफ्ट शॉप पे और हर चीज़ की शॉप्स पे जाके ओनर से ये पूछती थी कि सर मेरा ये सैंपल है, आप प्लीज़ टेस्ट करके बताएँगे क्या? अगर आपको लगता है तो आप मुझे इस नंबर पे ऑर्डर देंगे क्या? ये लिटरली यू वोंट बिलीव मैंने कम से कम 100 से 150 दुकानों पे जाके लोगों को सैंपल दिए हैं और ये पूछा है कि आप ये कर सकते हैं क्या? उसी के बाद वो चीज़ चालू हुई, ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए और मैंने एक लूप देखा था मार्केट में कि जितने भी होममेड चॉकलेट्स आ रहे थे हमारे शहर में, वो बाहर से आ रहे थे, मुंबई, पुणे जैसी जगहों से आ रहे थे। तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ रही थी जो वेंडर्स थे उन्हें और मैंने क्योंकि मैं इंदौर में ही उन प्रोडक्ट्स को बना रही थी, तो मुझे उसकी कॉस्टिंग आधी आ रही थी और वो इस कारण से कॉस्टिंग और टेस्ट के कॉम्बिनेशन से वो सारे शॉपकीपर्स ने एग्री करा कि ठीक है, हम आपसे ऑर्डर लेंगे एंड आई सक्सेसफुली स्टार्टेड डूइंग ऑल माय चॉकलेट ऑर्डर्स। जहाँ एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी कमाने की दौड़, वहीं पे एक दौड़ और थी जो मेरे डीन सर ने बोला था कि तुम कितना भी कमाओ, मैं तुम्हें अगर एक लिबर्टी दे रहा हूँ कि कॉलेज नहीं आना है और बिज़नेस परस्यू करना है, तो मुझे तुम्हारे 80% कंपल्सरी है जो मुझे सेमेस्टर में चाहिए। तो उसके लिए भी एक दौड़ करनी थी जो कि मैं एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले करती थी कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करती थी क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट था किसी को, उस इंसान को जिसने मुझ पे भरोसा दिखाया था, वो कमिटमेंट मुझे पूरा करना था और उसके लिए मैं वो 80% की दौड़ में लग गई थी और होपफुली मैंने इतनी मेहनत तो कर ली थी कि मैंने जो पूरा मेरा इंजीनियरिंग निकाला वो मैंने 85% से निकाला और उसके बाद एक चीज़ मेरे सर ने मुझसे बोली थी कि रक्षिता शायद जब लोग यहाँ से निकलेंगे तो चौथे साल में 6-6 लाख 7-7 लाख का पैकेज लेके निकलेंगे। तो क्या तुम ये जस्टिफ़ाई कर पाओगी कि तुम उनसे कम हो? या तुम्हारे पेरेंट्स को जब लगेगा कि हमने इसे जो लिबर्टी दी, उसके बाद ये वहाँ तो नहीं पहुँच पाई जो कॉलेज का सबसे अच्छा बच्चा पहुँच पाया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब 4 साल के बाद ये इवैल्यूएशन हुआ कि हमारे यहाँ का मैक्सिमम पैकेज निकला था 6 लाख रुपए के ऊपर और मैं उस वक़्त 8 लाख रुपए साल कमा रही थी ऑलरेडी और वो मेरे डीन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना था, लेकिन उस इंसान को ज़रूर दिखाना था जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके मुझे 3 साल का ब्रेक दिया था। तब मुझ में कॉन्फिडेंस आया था कि मैं अपने पापा को ये बात बताऊँ कि कैसे चीज़ें हम एक साथ इसको लाइन अप कर सकते हैं क्योंकि पापा बहुत नाखुश थे। पापा को ऐसा लगता था ये दिन भर घर में बैठ के सामान बना रही है, लोगों को जाके बेच रही है, ये ठीक है उसे कमा रही है लेकिन ये क्या है? ये कोई भविष्य है? ये क्या हम इसके बारे में किसी को बता पाएँगे कि हमारी बच्ची क्या कर रही है? तब एक दिन ऐसा आया था जब मुझे तो बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि कैसे पापा को बताया जाए। लेकिन पापा ना मुझे शुरू से एक चीज़ कहते थे कि ये जो आईआईटी, आईएम वाले बच्चे हैं इनका जब सिलेक्शन होता है बेटा, ये 12th में फर्स्ट आते हैं, तो देखो इनकी एक पेपर में छोटी-सी फ़ोटो आती है। तुम्हारी कभी फ़ोटो आएगी क्या पेपर में? ये मेरे पापा का सवाल था मुझसे और मैंने जब कॉलेज पास आउट किया था उसके बाद एक कैफ़े में मेरी एक वर्कशॉप थी जिसको हमारे यहाँ के बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने कवर किया था और मेरा आधे पेज का कवरेज आया था और मैंने वो पेपर सबसे पहले ले जाके पापा को दिया था। उन्हें भी लगा कि जो चीज़ें मैं इसके लिए सपने देखता था, ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो आईआईटी या 12th पास करके ही आए, और भी दूसरी चीज़ों के कारण फ़ोटो आ सकती है। उसके बाद जब भी कोई घर आता था और पापा से बोलता था कि आपकी बेटी चॉकलेट बनाती है, कुकिंग क्लास वास चलाती है क्या? ये कैसे काम है? पापा बोलते, "ये उसके न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, भैया पढ़ना ज़रा आप, क्या है इसमें क्या लिखा है? पढ़ना तो सही ज़रा।" ये पापा का रिएक्शन होता था उन लोगों की तरफ जो इस प्रोफ़ेशन को एक टैबू मानते थे तब भी कि इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तब बहुत बार ऐसा होता था कि जब रिश्ते भी आते थे तो जनरली एक कोई भी अगर एक लड़का होता था, उनके घरवाले होते थे, वो ये बात रखते थे कि ठीक है घर से ही तो कुकिंग क्लास वास चला रही है, तो छोड़ भी देगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं उस टाइम पे बहुत सहम जाती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी और सच में मुझे बहुत सालों तक उस बात का जवाब नहीं मिला कि मैं जवाब क्या दूँ। लेकिन जब मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मुझे जवाब क्या देना है, मैंने एक दिन एक लड़के से बात करते टाइम बहुत अजीब जवाब दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि रक्षिता ये सब तो ठीक है, ये तो टाइम पास की चीज़ें घर से भी हो जाएँगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ-बाप पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि मैं उन पे कभी ध्यान नहीं दे पाया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान दो। मैंने बोला ठीक है वो तो मैं दे दूँगी ध्यान, लेकिन करियर छोड़ने का मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। तो उनका ये कहने का मतलब था कि आप करियर को पूरी तरह से साइडलाइन कर दो क्योंकि ये तो खाना-वाना बनाने की चीज़ें हैं, तो आप पूरी तरीके से घर पे ध्यान दीजिए। तब मैंने उन्हें कहा था कि अगर मान लीजिए आप शादी करते हैं, आपका बच्चा होता है, वो अगर 5 साल का हो चुका है, 4 साल का हो चुका है और आपको कोई भी किसी भी कारण से बोलेगा, "अरे क्या है बच्चा ही तो है, छोड़ दो, दे दो किसी को।" आप दे दोगे क्या?
तो जैसे आप उस बच्चे को नहीं दे सकते, कुक्स एंड क्राफ्ट्स मेरा भी 4-5 साल का बच्चा है, जो मैं किसी को नहीं दे सकती या मैं किसी के लिए उसे छोड़ नहीं सकती, और अगर मैं उसके लिए डिसलॉयल हो गई, तो मैं आपके लिए कभी भी डिसलॉयल हो सकती हूँ। तो इसीलिए मैं कभी मेरे करियर को नहीं छोड़ पाऊँगी। ये मेरा सबसे अच्छा जवाब था उन्हें। एक दिन एक आंटी आए, उन्होंने मुझसे बोला कि रक्षिता, तुम जो ये चॉकलेट बनाती हो मुझे सिखाओगी क्या? तो मेरे मन में कभी ऐसा नहीं था कि अगर मैं किसी चीज़ का ऑर्डर ले रही हूँ तो मैं किसी को ना सिखाऊँ। ₹500 की वो क्लास थी, ₹500 की फीस थी उसमें। उसमें 5 से 7 लोग जो हमारे ही कॉलोनी के या नियर बाय रिलेटिव्स थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस डालने के बाद जो लोग आए थे, वो उसमें एनरोल हुए थे। और वो एक क्लास के बाद जो मोमेंट आया था, जिन्होंने मुझे कहा था कि रक्षिता मुझे सीखना है चॉकलेट मेकिंग, उन्होंने मुझसे आके क्लास के एंड में कहा कि रक्षिता, तुम्हें पता है तुम्हारी चॉकलेट जितनी अच्छी है, उससे ज़्यादा अच्छा है तुम्हारा सिखाने का तरीका। और वहाँ उस दिन मुझे ये हिट करा था कि शायद यही वो चीज़ है जो मैं ढूँढ रही हूँ, या यही वो चीज़ है जो मुझे खुशी देगी। क्योंकि किसी को सिखाना, उसको सिखाने के बाद उस इंसान का आगे बढ़ना, और उसके आगे बढ़ने के बाद उसका वापस आके मुझे ये बताना कि उसे वो चीज़ कितनी अच्छी लगी, या वो उससे कितना इंस्पायर होके क्या सोचता है आगे करने की लाइफ में, वो मेरे लिए हम बोल सकते हैं किक थी मेरी लाइफ की, जिससे कि मुझे बहुत सारी खुशी मिलती थी। और तब मैंने स्टार्ट की कुक्स एंड क्राफ्ट्स एगलेस बेकिंग अकेडमी। जितनी भी हाउसवाइफ्स थी, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का जो कल्चर था, वहाँ पे हाउसवाइफ कल्चर बहुत ज़्यादा था। जहाँ पे महिलाएँ 12 बजे के बाद या तो टीवी चालू कर लेती थी घर में खाना खिलाने के बाद बच्चों को, या हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो बैठ के टीवी देख रहे हैं, आजू-बाजू में पंचायत कर रहे हैं, एक-दूसरे से चुगलियाँ कर रहे हैं। तो इसमें एक जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो एक महिला की खत्म हो रही थी। और यही एक लूप मुझे दिखा था हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे वो जो 12 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का टाइम है, उसमें एक महिला अपने घर से क्या कुछ कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ मैं ढूँढने की कोशिश कर रही थी। और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अकेडमी मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर जैसी जगहों पे खोलने की जगह मध्य प्रदेश में ही खोलनी चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएँ मुझे ऐसी मिल सकती हैं जो हाउसवाइफ़ हैं और जिनकी हम ज़िंदगियाँ बदलना चाहते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें चालू हुई, स्टूडेंट्स धीरे-धीरे एनरोल हुए, आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 5 साल में ऐसा भी ड्यूरेशन आया, जब हर बार हमें बिज़नेस में ऐसा कभी एक पॉइंट आ जाता है जब हमें लगता है मैं ये क्यों कर रही हूँ? जब कोविड हुआ, तब चीज़ें ऐसी हो गई कि हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, और हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफलाइन क्लासेस से ही आता था, यानी कि प्रैक्टिकल क्लासेस से। जो लोग हमारे पास आके सीखते थे, वो हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू था। लेकिन वो कोविड के टाइम पे पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका था। लोग हमारे पास आ नहीं सकते थे, और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो केक के ऊपर आप क्रीम लगाते हैं, आइसिंग करते हैं, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये हाथ से ही पकड़ के सिखाई जा सकती है सबसे अच्छे तरीके से। रादर देन आप स्क्रीन को देख के सीखें, आप अगर हाथ से उसे प्रैक्टिस करके बना रहे हैं, वो बेस्ट तरीका है। तब मुझे ये भी लगा था कि मैं खुद की बेकरी खोल लूँ, मैं कुछ तो ऐसा कर लूँ जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो। लेकिन उस वक़्त पे मेरी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया मुझे एक दिन, और मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला, "आप कैसे हो?" मैंने बोला, "बहुत अच्छी हूँ।" मैंने बोला, "आप बताइए आपका काम कैसे चल रहा है?" उन्होंने बोला, "रक्षिता, जब कोविड के लिए लॉकडाउन लगा था, 7 दिन पहले मैंने तुमसे एक क्लास की थी, और उस क्लास में मैंने ड्राई केक्स बनाना सीखे थे और कुकीज़ बनाना सीखी थी। ये जब कोविड लगा और कम से कम 5, 6, 7 महीने जब निकल गए, और मैंने उन चीज़ों के ऑर्डर लेना चालू करे। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, मेरे जो देवर हैं उनकी भी जॉब नहीं है। हमारा पूरा घर सिर्फ़ इसी एक चीज़ के भरोसे पे चल रहा था, जो मैं ऑर्डर्स ले रही थी उसके भरोसे पे। और उन्होंने तब बहुत रोते-रोते कहा कि अगर वो 7 दिन पहले मैं आपके पास नहीं आई होती, तो मुझे नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में क्या होता। वो पॉइंट पे मुझे लगा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ, इट हैज़ समथिंग नॉट टू डू ओनली विद कमर्शियल। सिर्फ पैसा, पैसा, पैसा इसमें एक इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। इसमें लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, लोगों के भविष्य जुड़े हुए हैं, लोगों के घर की एक आय जुड़ी हुई है, जो कि अगर एक महिला कमा रही है, तो उससे कैसे, अगर एक छोटी भी इनकम है, उससे वो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ये मुझे उस दिन समझ में आया था। और उस दिन जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि नहीं, ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं अभी जिनके जीवन में एक इम्पैक्ट लाना बाकी रह गया है, देन आई स्टार्टेड विद द ऑनलाइन क्लासेस। और कोविड में मेरी पहली ऑनलाइन क्लास लॉन्च करी थी, और तब हमारा वापस से एक कमबैक हुआ था। नहीं पता था टेक्निकल नॉलेज की क्या होता है, वो एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि अभी तक हम ऑफलाइन में ट्रेनिंग दे रहे थे, अब कैसे एकदम सब कुछ स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, कैसे उसके लिए टीम होगी, कैसे कैमरा पर्सन्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो वाली चीज़ें हम उस टाइम फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। जब हमने कोविड के बाद ऑनलाइन सेशंस के लिए स्टार्ट करा, तब मुझे तो फ़ोन का कैमरे में एक्सपोज़र और ये सब क्या होता है, ये भाषाएँ तो मैं आज सीख गई हूँ, लेकिन तब तो ये भी नहीं पता था। ना ही तब मेरे पास कोई महँगा आईफ़ोन था जिससे कि मैं ये शूट कर पाती।
लेकिन तब धीरे-धीरे सीखना पड़ा कि सोशल मीडिया भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कंटेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, जितने कि हमारी बाकी चीज़ें हैं। ऑफलाइन क्लासेस में तो आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से पूरे शहर भर में आपका नाम हो सकता है, लोग आ सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आपको देश दुनिया में अगर आपको चीज़ें पहुँचानी है, तो आपका होल्ड सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा होना चाहिए। मन में एक कंपैशन था कि ये करना है और अपने लिए नहीं, लेकिन अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए करना है। तो वहाँ से ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद ये जो कमबैक हुआ वो इतना अच्छा हुआ कि मैं हमेशा जैसे मेरे टॉक्स में भी कहती हूँ कि हम ₹500 की क्लासेस चालू हुए थे, लेकिन उसके बाद हम कोर्सेज देने लग गए थे जहाँ पे 1,00,000 रुपए महीने का भी लोग कोर्स पे करने के लिए रेडी थे। जहाँ पे लोग ₹500 में कन्विक्शन नहीं हो पाता था लोगों को कि कैसे हम एक ₹500 की क्लास में जाएँ, आप 500 में क्या सिखाएँगे, क्या नहीं करेंगे। वहाँ पे लोग जो हमारे बड़े कोर्सेज के लिए एनरोल कर रहे थे, वो एक ब्रोशर देख के एनरोल कर रहे थे। जोश टॉक आशा के मंच से मेरा तो सभी महिलाओं को ये कहना है जो कि शायद आज ये वीडियो को अपने फ़ोन पे शायद खिड़की के किसी कोने में रख के देख रही होंगी या रोटी बेलते हुए या सब्ज़ी में तड़का लगाते हुए देख रही होंगी या कुछ शायद जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं वो केक का बैटर मिक्स करते हुए इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो सपने आपको देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। सपने ही हैं जो हमें ज़िंदा रखते हैं, सपने ही हैं जिनके लिए हम जीते हैं और सपने ही वो चीज़ हैं जो कि हमें कहीं पे पहुँचने की उम्मीद जगाते हैं। अगर मुझ में उम्मीद नहीं होती दूसरों के जीवन को बदलने की, तो मैं भी शायद मुंबई, पुणे में कोई लग्ज़री अकेडमी लोन लेके बढ़िया पैसे लेती, खोलती और रहती। नहीं, लेकिन आई चोज़ अ टफ़र ऑप्शन कि मुझे हाउसवाइफ्स की लाइफ़ चेंज करनी थी, मुझे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने थे, मुझे सब कुछ करना था। देन आई स्टार्टेड ओनली फ्रॉम मध्य प्रदेश और ऐसे ही आप भी उसी जगह से स्टार्ट कर सकते हो जो आपको आज लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। हमारे घर की दीवारों से बाहर एक दुनिया नहीं है, लेकिन वो है। और आपको उसी दीवार को तोड़ के आगे पार करके जाना है। इमेजिन करिए 30 दिन का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सिर्फ हमारे लिए डिजाइन किया गया है, जहां एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे जैसे एक बड़ी बहन। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम अपने रेज्यूमे को परफेक्ट करने से लेकर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन तक सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन ये जर्नी सिर्फ स्किल्स के बारे में नहीं है, ये होगा एक सफर जहां हमारी सपोर्टिव वुमेन कम्युनिटी और एक्सपीरियंस मेंटर्स हमें वो कॉन्फिडेंस देंगे जिससे वो ड्रीम जॉब हमारा ही होगा। आज के टाइम में जॉब मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल सही रिक्रूटर्स को ढूंढना और इंटरव्यू मिलना है। लेकिन इस प्रोग्राम में हमें मिलेगी कम से कम 2 इंटरव्यूज की गारंटी। ये प्रोग्राम सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल करियर बनाने का एक रास्ता भी दिखाता है। सोच लीजिए, एक इनक्रेडिबल वुमेन कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका जहां हम मिलकर अपनी कहानी बदल सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी को और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाते हैं। हमें बस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए फॉर्म को फिल करना है और जोश की टीम हमसे कनेक्ट करेगी। सो यस, मिलते हैं सक्सेस के रास्ते पर।